हमास और इजराइल की जंग जो अभी बस शुरू हुई है, क्या मोड़ लेगी, किधर को बढ़ेगी, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन फिलहाल जंग जारी है और इजराइल भारत के लिए होना क्या मायने रखता है, ये समझना बड़ी जरूरी चीज है। अगर इजराइल नहीं हुआ या इजराइल का वजूद खत्म हो गया तो भारत की तकलीफें बहुत बढ़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। इसलिए नहीं कि मित्र देश है हमारा, हथियारों के मामले में आपूर्ति करता है, महज ये वजह नहीं, वजह इससे ज़्यादा है। और वजह है हम में और इजराइल में कुछ चीज़ों का कॉमन होना। फिलहाल बात जंग पे पहले, तो कभी भी ये जंग, गाजा और हमास की जंग इजराइल के साथ हो, ये हो नहीं सकता। कोई वजूद नहीं है गाजा। गाजा छोटी सी कठपुतली है, या फौज में शब्द यूज किया जाता है, टेक्निकल वर्ड है आदमी का, कैनन फोडर, तोप का चारा। तो गाजा तोप का चारा है, इजरायली तोपों का चारा है, जिसे आगे कर दिया गया है। इससे ज़्यादा कोई औकात नहीं गाजा की। उन्होंने एक हमला किया और अब उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इजराइल उनसे उसकी पूरी कीमत वसूल रहा है। आधा गाजा खंडर हो चुका है, बाकी एक सप्ताह में हो लेगा जो है वो। पर सवाल ये है, क्या बस यहां बात खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। गाजा की एक फूफी है और उस फूफी का नाम है ईरान। इस जंग की शुरुआत भी ईरान की देन थी और इसका अंत भी ईरान में ही जाके होगा, उससे पहले कहीं हो नहीं सकता। समय कितना लगेगा ये बात की बात है, साल 2 साल 10 साल, लेकिन अगर ये जंग खत्म होगी तो ईरान में होगी। और जब तक ईरान में इस्लामिक सत्ता है तब तक ये जंग जारी रहेगी। अभी जो इजराइल पे लेबनान वाला फ्रंट है, गोलान हाइट, सीरिया और लेबनान से लगा हुआ जो बॉर्डर है इजराइल का, उस पर छुटपुट झड़पें हुई हैं। असली जंग वहाँ लड़ी जाएगी, गाजा में नहीं। और जिस चीज़ ने अचानक से दोबारा कई बार के पिटे कुटे जो अरबी हैं उन्हें हौसला दे दिया है इजराइल से लड़ने का, ईरान को हौसला दे दिया है, वो है रूस। अब अगर आप ज़मीनी सच्चाई की बात करो तो ईरान की औकात भी इजराइल से लड़ने लायक नहीं है, नहीं लड़ सकता। एयरफोर्स है, एक स्क्वाड्रन उनके पास में 29 का है, एक सुखोई 24 का है। दोनों बड़े बढ़िया आधुनिक एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन 2500 किलोमीटर दूर जाकर हवाई हमला ईरान का एयरफोर्स कर सकता है, ये मेरी समझ से ईरानी भी सपना नहीं देखते होंगे। एक तो 5000 किलोमीटर का चक्कर इतना आसान नहीं है किसी एयरफोर्स के लिए, किसी के भी लिए। दूसरा, आपको इराक या सऊदी के ऊपर से जाना होगा। दोनों जगह अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम तैयार। इराक या सऊदी अरब के ऊपर आप पहुंचे और मार गिराए जाओगे, इजराइल तक तो पहुंचोगे ही। दूसरा, मिसाइल की अगर बात की जाए तो ईरान की जो मिसाइल वगैरह हैं भी, ईरान के पास अब तक कम से कम
ऐसी मिसाइल्स नहीं हैं जो तेल अवीव को टारगेट कर सकें, जो इजराइल को टारगेट कर सके, लेकिन इजराइल के पास है। इजराइल तेहरान को तबाह कर सकता है। उनके पास टेक्निकली इतनी मजबूती है, उनकी एयरफोर्स भी तेहरान तक घुस के मार कर सकती है, उनकी मिसाइलें भी तेहरान को खंडर में बदल सकती हैं। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ईरान ऐसी मूर्खता करेगा भी नहीं। तो ईरान जो वार फ्रंट खोलेगा वो खोलेगा लेबनान और सीरिया वाला, गोलान हाइट्स और लेबनान वाला। यहाँ दुनिया भर से जो जिहादी हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं। इराक से बसें भर भर के आ रहे हैं। जल्दी ही अफ़गानिस्तान, मध्य एशिया, चेचन, ततार ये पहुँचेंगे। जैसे आईएसआईएस के लिए जुटे थे, तो आईएसआईएस की लीडरशिप खत्म हो गई। आईएसआईएस के सारे आतंकी नहीं मरे, आईएसआईएस का जो आइडियोलॉजी थी वो जिंदा थी। अब ये वही आइडियोलॉजी, ये वही लोग दोबारा से जुट रहे हैं जिहाद के नाम पे लेबनान, सीरिया में। और इस बार इनका टारगेट है यहूदी। और निश्चित ही इजराइल पे आज नहीं तो कल ये हमलावर होंगे। इस बार पहले से ज़्यादा ताकतवर है। आईएसआईएस का तांडव अरब में देखा है सबने। अमेरिकन फौजों के लिए भी आसान नहीं था उन्हें रोक पाना, उनसे लड़ना, और विकट तबाही फैलाई थी उन्होंने। और अब इनके पास ताकत ये है कि इनके पास रूसी हथियार, रूस की फौजें आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में शामिल थीं। और अब वही जो रूस के रास्ते हथियार, रूस से जॉर्डन, लेबनान की तरफ समुंदर के रास्ते पहुंच रहे हैं, वो इनके पास है। टैंक है, एंटी टैंक मिसाइलें हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, और सबसे खतरनाक चीज़ वो ईरानियन ड्रोन हैं जो यूक्रेन के युद्ध में रूस ने कस के आजमाए हैं और सफलता से आजमाए हैं। कोई अमेरिकन या यूरोपियन एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को रोक नहीं पाया। यूक्रेन में टारगेट तबाह करने में ये बेहद सफल रहे। और ये ड्रोन लेबनान में जो आतंकी जुट रहे हैं उनके पास है। पुराने रूसी टैंक हैं और ये चढ़ेंगे इजराइल पे। अभी इन्होंने गोलान हाइट्स में एक जो रडार स्टेशन था इजराइल का, उस पर इसी तरह के ड्रोन से हमला किया और सफलता से किया। संख्या भारी होगी, दुनिया भर के जुटेंगे, क्योंकि इनके अंदर एक प्रॉब्लम है। इनके यहाँ लड़ने वालों की कोई दिक्कत नहीं है, अगले 50 साल तक लड़ लेंगे, कितने मारोगे। एक कीड़ा 1400 साल से है लड़ने और मरने का, हूरों तक पहुँचने का। तो जो हूरों का ख्वाब देखने वाले हैं उनकी कोई कमी नहीं, दुनिया भर से जुटेंगे यहाँ। पाकिस्तान वाले भी किराया मिलते साथ पहुँचना शुरू हो जाएंगे, तालिबान वाले पहुँचेंगे, अफ़गान पहुँचेंगे, और ये वहाँ पे इस फ्रंट पे लड़ना शुरू करेंगे। तब शुरू होगी असली लड़ाई। इजराइल हार जाए तो इसका आप पे फर्क क्या पड़ेगा, हिंदुस्तान पे इसका फर्क क्या पड़ेगा। अगर इजराइल हारा तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि दुनिया में जो भी मुसलमान पैदा हो उसका बस जन्नत जाने और हूर पाने का एक ही रास्ता बचेगा, हिंदुस्तान। उसे लड़ने के लिए धरती पे एक ही फ्रंट रह जाएगा, हिंदुस्तान। आज उनके पास दो है। जो पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो दुनिया भर के मुसलमानों का प्रिलिमिनरी टारगेट जो है वो इजराइल है। उन्हें यहूदियों को ख़त्म करना है। इजराइल की ज़मीन उतनी मायने नहीं रखती, इजराइल का कोई इस गुट में या उस गुट में होना मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ ये रखता है कि वहाँ यहूदी,
और यहूदियों को ख़त्म करना रिलीजियस ड्यूटी है, मजहबी उनका जुनून है। और इसी बात की लड़ाई है सारी। जैसे ही एक जुनून खत्म हुआ, इस पागलपन को दूसरा टारगेट चाहिए होगा। पागलपन तो है और वो टारगेट ढूंढेगा। एक टारगेट खत्म होगा, दूसरा ढूंढेगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा ढूंढेगा। इनका काम ही 1400 साल से यही कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लड़ना लड़ना लड़ना, बस नाम रिलीजन ऑफ पीस है, उसके बाद पीस का कहीं नामो निशान नहीं। तो अगर इजराइल नहीं रहा तो दुनिया भर में जो भी जन्म लेगा दीन में, उसके लिए बस एक टारगेट होगा, हिंदुस्तान। और फिर सीधी लड़ाई आपको लड़नी। और आज जैसे एक पाकिस्तान से आप लड़ रहे हो ना, फिर आपको पूरे मजहब से लड़ना। और ऐसा नहीं कि ये कोई हवाई बात, ये दुनिया का हर मुसलमान जानता है। उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि उन्हें क्या करना है। गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट 1400 साल से, 1400 साल में उन्होंने 14,000 कोशिशें की हैं और पूरी असफल भी नहीं की। अगर असफल हुए होते तो आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं होते। हिंदू कुश के अगर हम अंदर की बात करें तो पूरा हिंदुस्तान होता, हिंदू क्षेत्र ही होता, बौद्ध क्षेत्र होता, इस्लामिक क्षेत्र नहीं होता। तो पूरी तरह से ना सही, लेकिन वो सफल तो रहे। यहूदियों को वहाँ से उन्होंने खदेड़ दिया था, 1948 में दोबारा आ गए वहाँ पे, तो उनके लिए दोबारा से वो जंग का एक, जिहाद का एक फ्रंट खुल गया। तो दुआ करो, प्रार्थना करो, दुआ तो नहीं कहना चाहिए, प्रार्थना करो अपने ईश्वर से कि इजराइल हारे नहीं, इजराइल जीते, चाहे जो करना पड़े। न्यूक्लियर बम यूज हो, बच्चे मर रहे हैं, बूढ़े मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो हो रहा है होने दो, बस इजराइल नहीं हारना चाहिए। तो जिस दिन इजराइल हार गया, उस दिन दुनिया भर का जिहादी आपकी सीमाओं पर खड़ा होगा। और अभी जो आप बात करते हो ना कि हिंदुस्तान में हर जगह एक गाजा पट्टी है, पाकिस्तान हमला करेगा, पाकिस्तान से जंग होगी तो इस गाजा पट्टी से खतरा नहीं, क्योंकि ये गाजा पट्टी जानती है कि पिटेगी। और अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जब जब इस गाजा पट्टी ने हरकतें की हैं फिरने वाली, पिटी है। भागलपुर में पिटी है, अहमदाबाद में पिटी है, हर जगह, मुजफ्फरनगर में पिटी है। तो ये गाजा पट्टी भी अच्छे से जानती है कि अभी समय नहीं आया कि जब गाजा पट्टी जिहाद का नारा लगाए। लेकिन इजराइल जिस दिन नहीं रहा, उस दिन वाकई इस गाजा पट्टी से लड़ने में आपको जोर लगाना पड़ेगा। उस दिन आपके लिए गाजा पट्टी असली मुसीबत बनेगी कि जितने सीमा के उस तरफ खड़े होंगे, उससे ज़्यादा सीमा के इस तरफ खड़े होंगे, और तब मुकाबला वाकई मुश्किल होगा। तो प्रार्थना करें इजराइल के लिए, इजराइल के लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, कि ईश्वर उन्हें अजेय रखे। 100 साल से वो करीब अजेय हैं और उन्हें आगे भी अजेय ही रखे, क्योंकि वो हार गए, उस दिन आपकी जंग शुरू।